तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास हमने बताया था फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में आप लोगों को। तो फॉरवर्ड बायसिंग कैसे काम करती थी। बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करते थे। जो पी होता था उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते थे और जो एन होता था उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसको मैंने वोल्टेज के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया है, यानी कि हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट किया है। और जो मेरा एन है उसको मैंने लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव साइड कनेक्ट किया है। इसका जस्ट अपोजिट होता था हमारे पास क्या, रिवर्स बायसिंग में पी को हम कनेक्ट करते थे नेगेटिव साइड से और एन को पॉजिटिव साइड से। तो यहाँ देखो, ये हमारा पी है, ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है इस बार, और जो ये एन है ये पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। इसके कारण क्या होता था, याद कीजिए। जो पोटेंशियल बैरियर होता था, यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल बैरियर बीच में आता है ये रिड्यूस हो जाता था इस केस में। और इस पोटेंशियल बैरियर के रिड्यूस होने के कारण जो डिप्लीशन लेयर था ना वो डिक्रीज हो जाता था। इसके कॉन्ट्रास्ट में रिवर्स बायसिंग में क्या होती थी, हमारी पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाती थी और जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो भी बढ़ जाता था। अगर आप लोगों को याद हो कि पोटेंशियल बैरियर जो है हमारा वो क्यों रिड्यूस होता था, तो याद कीजिए कि जब हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे होते थे, यहां मैं रिवर्स बायसिंग ड्रॉ कर लेता हूं। जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग का केस में बात कर रहे होते थे, तो हमने एक चीज नोटिस की थी कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जो हमारा एक्सटर्नल वी वोल्टेज होता है वो यहां से यहां ऐसे ट्रेवल करता है, वी एक्सटर्नल। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि जब मैं वी टोटल निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वी एक्सटर्नल माइनस वी बी। ठीक है, ये मेरी वी टोटल की वैल्यू आ गई। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते थे, रिमेंबर कीजिए लास्ट क्लास में वो डायग्राम आपको याद होगा। ठीक है, इसी कारण से जो मेरा पोटेंशियल बैरियर होता था वो क्या होता था, वो डिक्रीज कर जाता था। इसके कॉन्ट्रास्ट में रिवर्स बायसिंग में क्या होती थी, मेरा वीबी भी इधर ट्रेवल कर रहा होता था और वी एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। यानी कि यहाँ पे वीबी और वी एक्सटर्नल एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और यहाँ पे जो वी बी और वी एक्सटर्नल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब सपोर्ट करते थे तो यहाँ पे वी टोटल की हमारी वैल्यू क्या आती थी, वी बी और वी एक्सटर्नल दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे, वी बी प्लस वी एक्सटर्नल। इस कारण से क्या होता था हमारे पास, हमारी जो वी की वैल्यू थी पोटेंशियल बैरियर की वो बढ़ जाती थी। अच्छा, इसके कारण क्या होता था, यहाँ पे हमारा जो जो डिप्लीशन लेयर था वो डिक्रीज कर जाता था। डिप्लीशन लेयर जंक्शन के पास होता था, याद कीजिए डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करता था। और यहाँ पे क्या होता था, डिप्लीशन लेयर जो थी हमारी उस विड बढ़ जाती थी। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है और पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होता है। इस केस में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होता है, इस केस में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाता है। अगर और कुछ डिफरेंसेस देखें तो जो पीएन जंक्शन है वो बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसके केस में, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। क्यों, क्योंकि जो हमारा डिप्लीशन लेयर है, जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज कर गया है। तो जाहिर सी बात है जब मेरे पास बैरियर डिक्रीज करेगा तो मैं कम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो इस केस में यहाँ पे रेसिस्टेंस कम होता था। यहाँ पे क्या होता था, इसके कॉन्ट्रास्ट में इसके जो बैरियर था पोटेंशियल बैरियर वो बढ़ गया है इसका। रिवर्स बायसिंग के केस में जब बैरियर बढ़ गया है तो करंट को फ्लो करने नहीं देगा, और करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा है इसका क्या मतलब है कि रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हाई रेसिस्टेंस देता था और ये वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस देता था। अच्छा, 3 और 4 पॉइंट बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे से। जहां पे स्मॉल रेसिस्टेंस होगा वहां पे करंट का फ्लो ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है। अगर हमें कोई रोक नहीं रहा है तो हम ज्यादा स्पीड में भागेंगे ना। अगर हमें कोई रोक रहा है तो हम कम स्पीड में भागेंगे। करंट को कौन रोकता है, रेसिस्टेंस। तो अगर रेसिस्टेंस छोटा है तो करंट बहुत सारा भाग जाएगा। अगर रेसिस्टेंस बड़ा है, कोई बहुत शक्तिशाली आदमी आके मेरे को रोक रहा है तो मैं कम भागूंगा ना। तो वही केस है, स्मॉल रेसिस्टेंस था तो करंट फ्लो ज्यादा हो जाता था। और जब हाई करंट फ्लो और जब हाई रेसिस्टेंस है तो मिनिमल करंट फ्लो होता था, एकदम नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता था। इसको हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं, ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं कि रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होता था इस केस में, ये कौन सा करंट होता था अगर आप लोगों को याद हो तो ये मेरा होता था डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट होता था।
इतना बड़ा तो लिखने में दिक्कत ही है। चलिए, आई डिफ्यूजन होता था, ठीक है। और ये वाला कौन सा करंट होता था? ड्रिफ्ट करंट होता था, आई ड्रिफ्ट। अब डिफ्यूजन करंट किसके कारण होता था? मेजॉरिटी चार्ज के कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मेजॉरिटी करंट फ्लोज। और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? माइनॉरिटी चार्ज के कारण। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनॉरिटी करंट फ्लोज। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? ये बस एक रिकैप था लास्ट क्लास में हमने जो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़ी थी उसका। कोई डाउट नहीं इसमें? यस सर, चलो बढ़िया है। सपना बेटा, आपको भी कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या हैंड रेस कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्रेकडाउन पे। ब्रेकडाउन क्या होता है? तो देखो, ब्रेकडाउन क्या होता है ना, द करंट अंडर रिवर्स बायसिंग is essentially voltage independent up to a critical reverse bias voltage known as breakdown voltage VBR. When V is equal to VR, the diode reverse current increases sharply. Even a slight increase in the bias voltage causes a large change in the current. This phenomena is known as breakdown. अब ये इतनी लंबी सी चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, तो हम लोग कुछ वर्ड्स पे फोकस करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज है रिवर्स बायसिंग। दूसरी चीज है एक क्रिटिकल स्टेज तक। तीसरी चीज है V इज इक्वल टू वी आर। चौथी चीज है डायोड रिवर्स करंट इंक्रीजेस। और पांचवी चीज है हमारा ब्रेकडाउन टर्म। तो होता क्या है, देखिए क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिवर्स बायसिंग के केस में, अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करवाया था कि मिनिमल करंट फ्लो होता है जिसको कि हम लोग ऑलमोस्ट जीरो मानते हैं। तो रिवर्स बायसिंग के केस में ना ऑलमोस्ट जीरो करंट फ्लो होता है। ऑलमोस्ट जीरो करंट होता है, ठीक है। पर ये जो जीरो करंट है ना, ये कुछ स्टेज तक होती है। जैसे कि जब इसका हम लोग आई और वी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा ग्राफ ड्रॉ करके। ये देखो, ये इसका आई है, ये इसका वी है, ठीक है। आई और वी का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या देखा हम लोगों ने कि सपोज करो ऑलमोस्ट जीरो करंट है, इस केस में मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं। जीरो मेंटेन्ड है क्योंकि जीरो करंट हमेशा फ्लो करेगा। मैं वोल्टेज को बढ़ाते क्या, एक टाइम ऐसा आ गया ना कि जब थोड़ा सा मैंने और वोल्टेज बढ़ाया ना, अचानक से इस रिवर्स बायस में भी करंट आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन स्टेज। यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स बायस ने अपना जो पोटेंशियल था ना उसको ब्रेक डाउन किया और करंट को फ्लो करवा दिया इसने। यही इसी को कहते हैं ब्रेक डाउन। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं, तो क्या होगा? करंट जीरो 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 बढ़ते जाएगा। जैसे ही मैंने थोड़ा सा वोल्टेज को और बढ़ाया ना, करंट शार्प इंक्रीज आ जाएगा करंट में। ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम मैं आपको आगे भी बताऊंगा। देखो, यहां से यहां तक जैसे ही मैंने वोल्टेज को मैं बढ़ाते जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। करंट जीरो मेंटेन हो रहा था, ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल करंट। जैसे ही मैंने थोड़ा सा और वोल्टेज को बढ़ाया है, करंट शार्प इंक्रीज कर गया। अब देखो करंट की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो यही होता है, मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, करंट अपना आई जीरो है। पर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है वीबीआर। जैसे ही मेरा V इज इक्वल टू वीबीआर हो जाता है ना, मेरा सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है। और मैजिकली रिवर्स बायसिंग में भी क्या हो जाता है, करंट फ्लो कर जाता है। करंट फ्लोज। इस चीज को याद रखिएगा कि रिवर्स बायसिंग में करंट कब फ्लो करता है, अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन। तो देखिए क्या लिखा है, द करंट अंडर रिवर्स बायसिंग। सबसे पहले रिवर्स बायसिंग में करंट है इज इसेंशियली वोल्टेज इंडिपेंडेंट अप टू अ क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है कुछ स्टेज तक, क्रिटिकल रिवर्स बायस के स्टेज तक वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाइए, करंट नहीं आने वाला है आपके पास। पर जैसे ही मैं अपने वोल्टेज को बढ़ा बढ़ा करके
VBR के पास लेता हूँ। VBR क्या होता है? मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज। VBR ब्रेकडाउन वोल्टेज को कहते हैं। तो जैसे ही मैं अपना करंट वोल्टेज को बढ़ा बढ़ा करके एक VBR लेवल तक पहुंचा देता हूं, अचानक से एक रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है। द डायोड रिवर्स करंट इंक्रीजेस शार्पली। एक बहुत ही शार्प राइज देखने को मिलता है डायोड के रिवर्स करंट में। रिवर्स करंट क्यों है? क्योंकि रिवर्स बायसिंग का केस है, इसलिए इसमें रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही शार्प इंक्रीज को देखने को मिलता है। अचानक से बहुत सारा करंट आ जाता है। इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द बायस वोल्टेज कॉज लार्ज चेंज इन द करंट। मैं थोड़ा सा 0.1 वोल्ट भी बढ़ा दूंगा ना ब्रेकडाउन वोल्टेज को, तो मेरे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्यों कहते हैं? जो रिवर्स बायस अपना जो वो होता है ना, जो अपने आप को होल्ड करके रखता है कि हम मैं करंट को फ्लो नहीं कराऊंगा, वो उसकी होल्ड टूट जाती है और करंट फ्लो करने लगता है रिवर्स बायसिंग के केस में। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन का? कोई डाउट नहीं ब्रेकडाउन में? रिवर्स बायसिंग में इनिशियली हमेशा जीरो करंट होता है, याद रखिएगा। पर हम जब वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा करके VBR तक पहुंचा देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, तो रिवर्स बायसिंग का ब्रेकडाउन हो जाता है और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है। क्लियर है एक चीज? कोई डाउट नहीं इसमें? यस सर, यस। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जो ब्रेकडाउन होता है ना मेरा, जो ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन दो तरीके का होता है। ब्रेकडाउन जो हुआ ये दो तरीके का होता है। एक होता है मेरा जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन, और एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जेनर ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस का पार्ट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इससे, एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। तो जेनर ब्रेकडाउन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है? where covalent bonds of depletion layer itself break due to high electric field or of very high reverse bias voltage। तो क्या होता है इसमें? जो डिप्लीशन लेयर के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो खुद ब खुद टूट जाते हैं। किसकी वजह से? वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से। अब ये क्या कहना चाह रहा है? देखो, हमने क्या पढ़ा था कि ये मेरा एक पीएन जंक्शन डायोड है सैंपल। ये पी हो गया मेरा, ये एन हो गया। यहाँ कहीं मेरा डिप्लीशन लेयर बनता है, ठीक है? ये मेरा माइनस 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 माइनस, ये मेरा प्लस 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 प्लस। यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे मेरे और बाकी प्लस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ मेरा माइनस के पार्टिकल्स हैं। एक रिवर्स बायसिंग का कंडीशन है, तो क्या करूंगा मैं? पी को कनेक्ट करूंगा किससे? नेगेटिव से, और एन को कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव से। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ, ये पॉजिटिव। और जो करंट होता है वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है? यहाँ पे VB का ये डायरेक्शन है और करंट प्लस से माइनस फ्लो करता है, तो ये भी V भी इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है? ये मेरा जनरल रिवर्स बायसिंग है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इस रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है? जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि VB और V दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों एड अप हो जाएंगे। V टोटल जो होता है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब जनरल ब्रेकडाउन में क्या होता है ना, देखो, ब्रेकडाउन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम लोग को रीजन जानना है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लीशन लेयर बन चुका था मेरे पास, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कत आई कि एक सर्टेन वोल्टेज के बाद अचानक से करंट फ्लो होने लगा? इसका रीजन जानना चाहते हैं हम लोग। तो जनरल ब्रेकडाउन एक सैंपल तरीका है। दो में तरीका मैंने बताए थे। तो जनरल ब्रेकडाउन का हम लोग तरीका पढ़ रहे हैं कि जनरल ब्रेकडाउन में क्या होता है, क्यों सिस्टम में फ्लॉ आ जाती है। तो वो फ्लॉ क्या आती है वही है, समझ रहे हैं यहाँ पे कि फ्लॉ आई है जब वी टोटल बहुत बढ़ गया है ना, मेरा जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया है। वोल्टेज एक्सीड करा है तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ ना, जो ये मेरा पार्ट है,
जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर के में मेरा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये खुद ब खुद टूट गया। इतनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैंने वोल्टेज को इतना बढ़ा दिया ब्रेकडाउन वोल्टेज तक करने के लिए कि डिप्लीशन लेयर में जो कोवेलेंट बॉन्ड बने थे जो प्रिवेंट कर रहे थे करंट को आर पार जाने से, पी टू एन एन टू पी, वो खुद ही ब्रेक करके, अपनी खुद की वजह से खुद ही ब्रेक करके, जो चीज कभी उनको स्ट्रांग कर रही थी, जो हाई वोल्टेज के कारण कभी वो बहुत स्ट्रांग थे, वो इतनी ज्यादा हाई हो गए कि खुद ही को वो हार्म करने लगे, तो वो खुद टूट गए। तो ये जो मेरा यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड खुद ही ब्रेक हो गया। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या है कि डिप्लीशन लेयर मेरा क्या हो गया, वीक हो गया, वीक डिप्लीशन लेयर। अब जब डिप्लीशन लेयर वीक हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट को फ्लो करवा देगा, तो करंट पासेस। अच्छा, और हैवी करंट क्यों पास करता है? आप लोगों ने कभी डैम को देखा होगा, डैम की जब हम लोग वॉल को खोलते हैं तो पानी बहुत स्पीड में आता है, क्यों? क्योंकि पानी डैम के लेवल तक जा करके अपने अंदर पोटेंशियल स्टोर कर लेता है कि जैसे ही मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी मैं फुल स्पीड से निकलूंगा। वही सेम केस यहाँ होता है। इसको आप डैम का गेट समझो, जो जो डिप्लीशन लेयर है ना, वो डैम का गेट है। तो हो क्या रहा है, ये बीच वाला जो डिप्लीशन लेयर है ये डैम का गेट है। तो हो क्या रहा है कि मैंने डैम के गेट को बहुत स्ट्रांग से बंद किया है, पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कितना स्ट्रांग है। मैंने उसको और स्ट्रांग किया और स्ट्रांग किया और दबाया, और एक टाइम ऐसा आया कि मेरा डैम का गेट उसी मेरे ही दबाने की वजह से टूट गया। मेरा डैम का गेट टूट गया तो क्या होगा, पानी फ्लो करेगा। यहाँ पे मेरा गेट क्या है, डिप्लीशन लेयर, और फ्लो क्या करेगा, करंट। तो इसलिए अचानक से जो टूटता है ना डिप्लीशन लेयर, उसकी वजह से बहुत सारा करंट फ्लो होने लगता है, इसलिए हाई करंट पास होता है। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं डिप्लीशन लेयर के, वो खुद ही ब्रेक कर जाते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज। रिवर्स बायस वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, उससे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उससे खुद ब खुद टूट जाते हैं। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या, जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में टूटने का तरीका अलग होता है, पर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये किस केस में होता है, इसके दो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत है इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी कंडीशंस है ये। एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेसेसरी कंडीशन क्या है जनरल ब्रेकडाउन के लिए, दो नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो पीएन जंक्शन है उसकी हाई डोपिंग होनी चाहिए, और जो पीएन जंक्शन है उसका थिन डिप्लीशन लेयर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है किसके, हमारे रिवर्स बायसिंग जेनर डायोड के। तो याद रखिएगा, जेनर डायोड, जेनर डायोड में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, एग्जामिनेशन पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों लिख देता हूं। जेनर डायोड में क्या होता है, सबसे पहला वो रिवर्स बायस में होता है, दूसरा उसका जो डिप्लीशन लेयर होता है वो बहुत थिन होता है, थिन डिप्लीशन लेयर, और तीसरा हाई डोप्ड होता है। हाई डोप्ड मतलब बहुत सारी इंप्योरिटीज मिलाई गई हैं। लिख के ले लीजिए, इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा फॉर श्योर। वीवीआईपी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हर साल बनते हैं इससे, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। Here PN junction does not damage permanently in DC voltage stabilizer, Zener phenomena is used। अब इसका यूज कहाँ होता है ये भी याद रखिएगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर में जेनर डायोड का यूज किया जाता है। जेनर डायोड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में यूज किया जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में जेनर डायोड का यूज किया जाता है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है उससे हमारे डायोड पे कोई असर नहीं पड़ता है और डायोड स्मूथली फंक्शन करते रहता है, ये बस एक फिनोमिना था उसका। तो वही यहाँ लिखा है कि पीएन जंक्शन डज नॉट डैमेज परमानेंटली, पीएन जंक्शन परमानेंटली डैमेज नहीं होता है और वो फंक्शन करते रहता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम लोग जेनर डायोड का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं? जेनर डायोड और उसका ब्रेक डाउन, कैसे डिप्लीशन लेयर ब्रेक होता है खुद की हाई पोटेंशियल और हाई वोल्टेज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये क्लियर है आपको?
यस सर, क्लियर। सपना आपको भी क्लियर है बेटा? सपना समझ आ रहा है बेटा आपको भी? कोई डाउट नहीं है आपको? यस सर, चलो बढ़िया। अब आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ नहीं होता है, आपका जो आई वर्सेस वी का ग्राफ होता है ना, ये उसको दिखा रहा होता है कि मेरा करंट और वोल्टेज कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां मैंने थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया था। ये एक्सप्लेनेशन मतलब सही ही थी, डायग्राम थोड़ा मैंने गलत बना दिया था। ये मेरा वी है और ये आई है। सॉरी। हाँ, चलिए। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व वही होता है जो मैंने आपको बताया, आई वर्सेस वी का ग्राफ होता है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा करंट और वोल्टेज कैसे वेरी करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे बिहेव करते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व मतलब जब हमारा फॉरवर्ड बायसिंग हो चुका है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड बायसिंग, और रिवर्स का सिमिलरली होता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। चलिए, अब देखो, ये मेरा आई वर्सेस वी का ग्राफ है। इस साइड में मेरा एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे मेरे पास करंट है। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, देखो, मैं धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहा हूं। एक टाइम के बाद क्या होता है, करंट में शार्प इंक्रीज आता है मेरा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं नी वोल्टेज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज तो उसमें भी होती है, बैकवर्ड रिवर्स बायसिंग में मैंने आपको बताया था ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन जो होता है ना, ब्रेकडाउन और इस केस में नी वोल्टेज में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है, नी वोल्टेज बहुत स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैं वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया और करंट आने लगा मेरे पास। ठीक है, वो होता है नी वोल्टेज। क्योंकि नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में है और उसमें करंट आएगा ही आएगा। वो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट होता है, जैसे जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा घुमाना पड़ता है ना, तब मोटर स्टार्ट होता है। तो ये वही घुमाने वाला पार्ट है कि थोड़ा सा वोल्टेज हम देते हैं तब जाकर के मेरा नी वोल्टेज अचीव होता है और करंट पास करने लगता है। जबकि ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकडाउन अपने मैक्सिमम पे जाके करता है। हम लोग बहुत देर से एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत सारे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके बाद जाके वो अपने ब्रेकडाउन को अचीव करता है। ठीक है, तो यही दोनों ग्राफ में अंतर है। ये देखो, जो नी और कटिंग वोल्टेज है वो कितना है, 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट। मतलब कि कितना छोटा सा वोल्टेज है ये, बस 0.3 या 0.7 वोल्ट जैसे ही अचीव हो गया, तुरंत करंट आ गया मेरे सर्किट में। इसी को हम लोगों ने कह दिया नी वोल्टेज। ठीक है, जबकि ब्रेकडाउन क्या होता है, इतने लंबे से पार्ट में मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया करते रहा, कुछ नहीं हुआ, करंट मेरा एज इट इज ऑलमोस्ट जीरो रहा। ठीक है, ये जो करंट है आपका, ये क्या है, ऑलमोस्ट जीरो करंट है। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे मेरा हुआ ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसी को मैं कहता हूं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको मैं कहता हूं ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां से क्या होता है, थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूं वोल्टेज की वैल्यू। यहां से देखो, यहाँ पे ये वोल्टेज है और यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, करंट कितना ज्यादा बढ़ गया। और थोड़ा सा और जब वोल्टेज बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, और थोड़ा सा बढ़ाने के बाद क्या हो गया है, वोल्ट करंट यहाँ से यहाँ चली गई है। तो यही अंतर है। और इसके वैल्यू भी आप देख सकते हो, जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट है। मतलब कि मैं स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, बढ़ाते गया। जब 25 वोल्ट तक बढ़ाया तब जाकर के जर्मेनियम ब्रेकडाउन हुआ
और जब 35 वोल्ट तक बढ़ाया तब जाकर के जो मेरा सिलिकॉन है वो ब्रेक डाउन हुआ। तो यही अंतर है आपके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व में। नी वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज में यही अंतर है। नी वोल्टेज स्टार्टिंग का वोल्टेज होता है कि कहां से मेरा करंट स्टार्ट होगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज वो होता है कि कहां पे जा करके मेरा करंट स्टार्ट होगा, कितनी देर के बाद वो रिवर्स बायसिंग कंडीशन अपने आप को ब्रेक कर लेगा, वो होती है मेरी ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये जो दोनों ग्राफ है, दोनों ग्राफ को याद रखिएगा, ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग, ये आपका रिवर्स बायसिंग। इस केस में ये मेरा आई है, ये मेरा वी है, थोड़ा सा बढ़ाया और करंट आना शुरू हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कह दूंगा क्या, इस पॉइंट को मैं कह दूंगा नी वोल्टेज। नी वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज क्या होता है, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, 0.7 वोल्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये चीजें नहीं लिखी होती हैं कि 0.3 और 0.7 वैल्यू क्या दिया हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज को याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के लिए एग्जामिनर नहीं देते हैं वैल्यूज। सिमिलरली रिवर्स बायसिंग के केस में मेरे पास क्या होगा, ये मेरा आई है, ये मेरा वी है वोल्टेज। सॉरी 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 सॉरी, ये ये मेरा वी है, ये मेरा आई है। मैंने वी को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, अचानक से आई आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वी बी आर। इसको मैंने नाम दिया ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज। अच्छा, अगर मैं इसको एक ग्राफ में करना चाहूं तो ये देखो, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन डायोड बनता है एक सिंगल ग्राफ में। ठीक है, खैर उस पर आते हैं बाद में। अभी एल्यूमिनियम केस में क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 25 वोल्ट्स, और सिलिकॉन के केस में 35 वोल्ट्स। ये वैल्यूज उतनी याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज कभी एग्जाम में नहीं आती है, पर टू बी ऑन अ सेफ साइड आप लोग ये वाली वैल्यूज याद कर लीजिएगा। जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट होती है नी वोल्टेज, और सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट होती है नी वोल्टेज। क्लियर है ये? फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का कर्व क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? अब आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या प्रोसेस होते हैं, दो ही प्रोसेस होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। मैंने आपको दोनों इंडिविजुअली समझा दिए कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है। बस उन दोनों कर्व को जब हम सेम ग्राफ पर ले आते हैं ना, तो उसी डायग्राम को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, जब दोनों फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को हम एक ग्राफ पर ले आते हैं कंबाइन करके। In forward bias, when voltage is increased from 0 volt in steps and corresponding value of current is measured, the curve comes as 0b of figure। देखो, 0 वोल्ट से मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरा फॉरवर्ड बायस है, ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा रिवर्स बायस है। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, 0 वोल्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 वोल्ट, स्टेप बाय स्टेप करंट बढ़ा रहा हूँ, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट इज मेजर्ड। तो जो ओबी है फिगर, ये ओबी है मेरा कर्व है, ये ओबी कर्व मेरा बनता है ग्राफ में। ठीक है, ये मेरा नी वोल्टेज हो जाता है, और यहां से आपका चीजें ब्रेक डाउन, ये नी वोल्टेज होता है, और यहां से आपका करंट इंक्रीज करने लगता है। We may note that current increases very sharply after a certain voltage knee voltage। ठीक है, नी वोल्टेज करंट बहुत शार्पली इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ तक करंट बहुत छोटा सा था, जैसे थोड़ा सा बड़ा है करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं शार्प इंक्रीज। एट दिस वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड एंड डायोड ऑफर्स अ लो रेसिस्टेंस। ये नी वोल्टेज क्या होता है, तो नी वोल्टेज पे होता क्या है, जो बैरियर पोटेंशियल है ना वो मिनिमम हो जाता है। बैरियर
पोटेंशियल एकदम मिनिमम हो जाता है और लो रेसिस्टेंस होता है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? अगर आप इसका रीजन जानना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखो, वी टोटल की वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ फॉरवर्ड बायसिंग के केस में? वी माइनस वी बी। अब सपोज करो मैं वी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। पहले क्या था? पहले वीबी की, चलो वीबी की वैल्यू मान लेते हैं, वीबी की वैल्यू तो फिक्स होती है, वीबी की वैल्यू मान लेते हैं 5 वोल्ट है। पहले मैंने जो वी एक्सटर्नल अप्लाई किया वो 10 वोल्ट दिया, तो 10 - 5 क्या हो गया? 5। फिर मैंने बढ़ा करके 50 कर दिया, 50 - 5 क्या हो गया? 45। फिर मैंने 100 कर दिया, 100 - 5 कितना हो गया? 95। देख रहे हो, जब ये 95 हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है वीबी की वैल्यू। जब वीबी की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी तो बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया? बैरियर पोटेंशियल तो बहुत छोटा हो चुका है एक्सटर्नल के सामने, तो बैरियर पोटेंशियल हट जाएगा, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा और वो नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये जो बैरियर पोटेंशियल है ना, यही आपकी रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में। जब यही खुद ही छोटा हो जाएगा तो ये क्या ही रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? तो इसीलिए नी वोल्टेज पे क्या होता है ना, नी वोल्टेज पे बैरियर पोटेंशियल एलिमिनेट हो जाता है और डायोड जो होता है बहुत लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि हाई चार्ज को फ्लो करवाता है और हाई करंट का फ्लो हो जाता है। ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड बायसिंग का केस। अब अगर रिवर्स बायसिंग में देखेंगे तो इन रिवर्स बायस अ माइक्रो एममीटर हैज बीन यूज्ड एज करंट इज वेरी स्मॉल। माइक्रो एमीटर को यूज करते हैं। क्यों माइक्रो एमीटर को यूज करते हैं? क्योंकि करंट बहुत छोटा होता है। जब तक कि जेनर ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक करंट बहुत छोटा होता है माइक्रो एमीटर का, यानी कि करंट 10⁻³ के फैक्टर्स में चल रहा होता है। ठीक है, इसलिए माइक्रो एमीटर को यूज कर रहे होते हैं। When reverse voltage is increased from 0 volt, ये जीरो है, गलती से ओ दिख रहा है, ये जीरो है, and corresponding values of current measured, the plot comes as OCD। जब रिवर्स सैचुरेशन करंट में जीरो से करंट को स्टार्ट करते हैं और इंक्रीज करते हैं तो जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? OCD का ग्राफ बनता है। ये देखो, यहाँ O है, ये C है, ये D है, ये रिवर्स करंट का ग्राफ बनता है। We may note that reverse current is almost constant, hence called a reverse saturation current। जो रिवर्स करंट है वो ये है, यहां से यहाँ की जो वैल्यू है ये रिवर्स करंट है। देख रहे हो, रिवर्स करंट एकदम कांस्टेंट जा रहा है, पॉइंट समथिंग में कुछ मिली एम्पियर में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। इट इम्प्लाइज दैट डायोड रेसिस्टेंस इज वेरी हाई। इस केस में क्या होता है, हमारा जो डायोड का रेसिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। डायोड का रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों है? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू ज्यादा है। पोटेंशियल बैरियर हैज अ वेरी हाई वैल्यू। इसीलिए क्या होता है कि जो डायोड का रेसिस्टेंस है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। एज रिवर्स वोल्टेज रीचेज द वैल्यू वीबी, जैसे ही मेरा रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे वैल्यू पहुंच गया, ये वीबी यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही पहुंच गया, करंट इंक्रीजेस वेरी शार्पली। जो करंट है मेरा देखो बहुत शार्पली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि जब ये जीरो से वीबी तक का ट्रेवल कर रहा था वोल्टेज, तो करंट मेरा ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, जिसको कि हम लोगों ने कहा रिवर्स सैचुरेशन करंट। पर जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचा करंट में शार्प इंक्रीज आया, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और यही होता है हमारा जनरल ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट। इसी के बाद क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में भी हमारी करंट फ्लो होने लगती है। अगर मैं पूरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व को आपके सामने एक ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो क्या बनेगा वो? ये देखो, ये मेरा आई है, ये मेरा आई है, ये मेरा वी है और ये मेरा वी है। थोड़ा सा तिरछा बन गया है ये। ये मेरा आई है, ये भी मेरा आई है, ये मेरा वी है, ये मेरा वी है। ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, ये रिवर्स बायसिंग का केस है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है? 0.7 वोल्ट है जर्मेनियम के केस में, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज।
इन कॉन्ट्रास्ट रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बहुत देर तक कांस्टेंट है, अचानक से शार्प इंक्रीज आ गया करंट की वैल्यू में। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 35 वोल्ट हो जाएगी, सॉरी 35 वोल्ट सिलिकॉन के केस में। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और यही हमारा फिनोमेना होता है किसका, जेनर ब्रेकडाउन का। जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड अपने खुद के हाई वोल्टेज और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट टूट जाते हैं, डिप्लीशन लेयर कमजोर हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, करंट के फ्लो को अलाउ कर देते हैं। तो यही हो गया हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जो यहां से यहां करंट ने ट्रेवल किया कांस्टेंट वैल्यू लेकर के बहुत छोटी सी, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको, कैरेक्टरिस्टिक कर्व एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं। पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का केस, किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लियर सर, सपना बेटा आपको भी क्लियर है। आज की पूरी क्लास में कहीं कोई डाउट नहीं, जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन और कैरेक्टरिस्टिक कर्व सब कुछ क्लियर है। जेनर डायोड का जो दो दो कंडीशंस है, वो कंडीशन एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जामिनर का फेवरेट कंडीशन है। क्या होता है, मैं दोबारा रिकैप करा देता हूँ। रिवर्स बायसिंग होती है जेनर डायोड में, थिन डिप्लीशन लेयर होता है जेनर डायोड में, और हाई डोप्ड होता है जेनर डायोड। ठीक है, ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका काम कहाँ होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में इसका काम होता है। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन क्लोज कर देता हूँ। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना, कि आपके सेमीकंडक्टर से नीट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है, 3 क्वेश्चन तो एट मिनिमम आते ही आते हैं। तो इन चीजों को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन इन्हीं सब से आएगा, डायोड वगैरह से, एक क्वेश्चन फॉरवर्ड और रिवर्स से आएगा, और एक क्वेश्चन आगे मैं आपको कुछ जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वैसे न्यूमेरिकल से आएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन प्रोबेबली थ्योरेटिकल होंगे, एक क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो होगा। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, उससे एक क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर्स होल्ड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। मैंने एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन एकदम डिटेल में दिया है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। यूजुअली क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चों को पता नहीं होती है, जैसे करंट वगैरह आप लोग सब कोई बचपन से 9 10 से जानते हैं, पर सेमीकंडक्टर, डायोड और ये सब चीजें कभी उतनी पढ़ाई जाती नहीं है, कभी उतने हम लोग ध्यान देते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर दूं, ताकि आप लोगों को कुछ भी रटना ना पड़े। जैसे जेनर ब्रेकडाउन बहुत बच्चे रट लेते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाता है अचानक से तो करंट आ जाता है। मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि वोल्टेज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो उनको रिलेट कर सकते हैं किस चीज से, डैम का गेट टूटने से। डैम का गेट जब टूटता है तो हाई करंट फ्लो होते हैं, वैसे ही बॉन्ड टूट जाते हैं। तो यही चीज है इसमें। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।